तो पिछले वाले क्लास में हम लोग ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे थे ना। पीछे वाले क्लास में क्या पढ़ा था? आवाज प्रॉपर जा रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है। पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम देखा। इससे क्या था अपना? 4 स्टेजेस थे। पहला स्टेज क्या था आपका? ऐसे करके 4 स्टेज थे आपके। सेकंड स्टेज था। थर्ड स्टेज था। ये फोर्थ स्टेज था। ये पूछा जाता है क्या क्या इसमें लगा होता है। ठीक है। इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, और ये आपका आउटपुट था। ऐसे करके हम लोग देखा था। तो फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते थे अपने? इनपुट स्टेज बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? इनपुट स्टेज। सेकेंड स्टेज को क्या बोलते थे? इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है। थर्ड स्टेज को क्या बोलते थे? लेवल शिफ्टिंग स्टेज। ये पूछा जाता है कि ये क्या क्या करता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है। लेवल शिफ्टिंग स्टेज। ठीक है। और फोर्थ स्टेज क्या था आपका? आउटपुट स्टेज। अब ये फर्स्ट स्टेज को हमें पढ़ना होगा। ठीक है। ये इनपुट करता क्या क्या है? तो फर्स्ट स्टेज में इनपुट लगा होता है, और इसमें क्या होता है? अब देखो इसमें इनपुट कैसे हो रहा है। डुअल इनपुट है। कल इसको बताया था। डुअल इनपुट और 2 आउटपुट हैं इसके। तो उसको बोलते हैं बैलेंस आउटपुट। ठीक है। डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट टाइप डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये पहला पॉइंट इससे क्वेश्चन आता है कि इसमें किस टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। तो किस टाइप का होता है आपका? किस टाइप का होता है आपका? डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट टाइप डिफरेंशियल। ये करता क्या है? हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। यही बात आपको ध्यान देना है। ठीक है। इट इज प्रोवाइड हाई इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है। और थर्ड, इसमें क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है? ये हाई गेन भी प्रोवाइड करता है। इट इज प्रोवाइडिंग हाई गेन। ठीक है। ये 3 बातें इससे पूछी जाती हैं। तो ये तो ऐसे सबको ही जानता है, गेन इसका बढ़ जाता है तभी तो एम्पलीफाई होता है। ये आता है आपका। ये करता क्या है? तो हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। हाई इनपुट इम्पीडेंस यानी अब कभी भी जब भी पूछेगा तो आप बताओगे इनपुट रेजिस्टेंस इसका क्या होता है? वेरी हाई। आइडियली कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है। ये इसका, इसके अंदर आप, इनपुट स्टेज के अंदर आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है। सेकंड क्या है? इंटरमीडिएट स्टेज क्या करता है? इसमें किस टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा है? अब इसमें देखो आप, डुअल इनपुट है इसके लिए। ये सेकंड स्टेज है आपका। ठीक है। यही आपका इंटरमीडिएट स्टेज है। ये किस टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है? ये किस टाइप का है? डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। जब सिंगल आउटपुट आपका आता है तो उसको बोलते अनबैलेंस। ठीक है। तो ये किस टाइप का है आपका? अनबैलेंस टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है। ये करता क्या है? गेन को
बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है, गेन को इंक्रीज होने में हेल्प करता है। ठीक है, गेन इंक्रीज में हेल्प करता है। ठीक है, पहले वाले स्टेज को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इट सपोर्टेड इनपुट स्टेज। इट सपोर्टेड इनपुट स्टेज टू इंक्रीज या टू अचीव हाई गेन। क्लियर हुआ क्या? ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, सेकंड स्टेज करता क्या है, ये सपोर्ट करता है इनपुट स्टेज को। किसमें सपोर्ट करता है? गेन को इंक्रीज होने में। ठीक है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या होता है? अब इसमें डीसी और एसी दोनों होता है। ठीक है, डीसी और एसी दोनों होता है इसके अंदर। कैसे? कल हम लोगों ने जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा था, तो ऊपर से आप देख रहे थे कि बाइसिंग के लिए आपने डीसी सप्लाई लगाया था, ऐसे बनाया था ना कल। यहाँ पे लिखा था प्लस वीसीसी, यहाँ पे लिखा था माइनस वीईई। ये दोनों क्या है? आपके डीसी सप्लाई है। और इधर में जो लगाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पे, ये क्या होता है? एसी सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये एसी सप्लाई को भी एम्पलीफाई करता है। ठीक है, और इस डीसी को भी इसमें जाने से रोक नहीं पाता था। ठीक है, आके तो उसको रोकने का काम कौन करता है? ये थर्ड स्टेज करता है। ठीक है, इसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा होता है जो इस डीसी को रोक पाए। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक और स्टेज होता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज। ये क्या करता है? डीसी को एम्पलीफाई होने से बचाता है, या डीसी को आउटपुट पे जाने से बचाता है। ठीक है, वनली यहाँ क्या पहुंचना चाहिए? एसी पहुंचना चाहिए, जो आपने यहाँ इनपुट लगाया है। ठीक है, जिसको एम्पलीफाई करना है। ठीक है, इसमें से जो डीसी होता है, ऊपर से जो बायसिंग किए रहते हो आप, प्लस वीसीसी और माइनस वीई, ये डीसी एसी में मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज डीसी को स्टॉप करता है, ओनली एसी को यहाँ से आगे बढ़ने देता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज का काम क्या है? इट स्टॉप द डीसी। ठीक है, डीसी सिग्नल या डीसी। ठीक है, क्या करता है? ये कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। ये होता कैसा है? सिंगल इनपुट अनबैलेंस टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। इसमें देखो इनपुट कितना है आपका, इस वाले बॉक्स के लिए सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। तो इसको किस टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलोगे आप? सिंगल इनपुट अनबैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? सिंगल इनपुट अनबैलेंस अनबैलेंस आउटपुट टाइप डिफरेंशियल। ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, ये क्या करता है और कैसे, मतलब इसका जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो किस टाइप का होता है। लास्ट वाला क्या है? आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज क्या करता है? ये लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो फोर्थ स्टेज है वो क्या करता है? लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। और ये कैसा है? सिंगल इनपुट अनबैलेंस टाइप डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। और पूछता है यहाँ पे किस टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज होता है, तो किस टाइप का होता है? क्लास बी टाइप। ठीक है, और ये किस टाइप का होता है? कॉमन कलेक्टर टाइप। इतना पहले नोट कर लो, अभी फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लो, इसके बाद से फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ।
स्क्रीन नहीं विजिबल विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? हेलो। स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है ना सर। ठीक है। जी सर। आवाज भी जा रहा होगा प्रॉपर? यस सर। थोड़ा राइटिंग इश्यू आ रहा है इस पे। ठीक है, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। सर, हाँ। ये थर्ड स्टेज में आप लेवल शिफ्टिंग स्टेज में हाँ। आपने सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट बताया ना, टाइप हाँ। डिफरेंशियल। हाँ। उसमें कल आपने बोला था कि सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट नहीं नहीं नहीं, जब थर्ड दो स्टेज। आउटपुट निकलेगा तो वो बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं। अभी ठीक है। ठीक है। जी। ये भी क्वेश्चन आता है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज में किस टाइप का ट्रांजिस्टर यूज करते हैं? तो कॉमन कलेक्टर टाइप। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? इमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। ये भी बात आप लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, कॉमन कलेक्टर को क्या बोलते हैं? इमीटर फॉलोअर। ठीक है। क्यों इमीटर फॉलोअर बोलते हैं? क्योंकि इमीटर से आउटपुट निकलता है। ठीक है, कॉमन कलेक्टर में क्या होता है? कलेक्टर ग्राउंड हो जाता है और इमीटर से आउटपुट निकलता है। तो ये आप और अच्छे से जब बीजेटी पढ़ाऊंगा तो उसमें देखोगे अच्छे। यहाँ पे किस टाइप का एम्पलीफायर यूज होता है आउटपुट में? ये भी क्वेश्चन आता है। क्लास बी टाइप का एम्पलीफायर यूज। इन दोनों में कॉमन इमीटर ही होता है, लेकिन ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में कॉमन इमीटर ही यूज होता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको ज्यादा हम लोग लोड में नहीं रखते। फोर्थ वाला लिख लेते हैं। फोर्थ स्टेप क्या करता है? पहले तो ये किस टाइप का है? सिंगल इनपुट अनबैलेंस टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ठीक है, ये करता क्या है? इट प्रोवाइड लो आउटपुट इम्पीडेंस। ये एक लोग ने पूछा है क्यों लो आउटपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है? ताकि यहाँ पे कोई लॉस ना हो। ठीक है, पूरा का पूरा हमें जो यहाँ लोड लगा रहे हो ना आप, उसमें यूज हो जाए जो भी आपका यहाँ से सिग्नल आउटपुट आ रहा है। ठीक है, वो पूरा का पूरा लोड में यूज हो, इसके अंदर कोई लॉस ना हो, इसकी वजह से ये आता है। ठीक है, और इसमें क्या है? ये किस टाइप का एम्पलीफायर होता है? क्लास बी टाइप। क्लास बी टाइप पावर एम्पलीफायर। ऐसे करके इसमें एक पॉइंट लिख लेना। इसमें मेन मेन पॉइंट क्या याद रखना आपको? फर्स्ट स्टेज में आपका क्या करता है? हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है, ये आपको याद रखना है, हाई इनपुट इम्पीडेंस। इंटरमीडिएट स्टेज क्या करता है? ये गेन को इंक्रीज होने में हेल्प करता है या सपोर्ट करता है इनपुट स्टेज को, ऐसे याद रखना है।
लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या करता है, डीसी को रेक्टिफाई करता है एसी में से, ठीक है, प्योर एसी को बाहर जाने देता है। आउटपुट स्टेज क्या करता है, लो आउटपुट इंपीडेंस प्रोवाइड करता है। और ये किस टाइप का पावर एम्पलीफायर होता है, क्लास बी टाइप का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस ब्लॉक डायग्राम से। ठीक है, इसको क्लास बी टाइप को और क्या बोलते हैं, पुश पुल टाइप का एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नाम बस आप याद रखना, यहाँ से जो भी क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा। पुश पुल कंप्लीमेंट्री टाइप एम्पलीफायर इसमें यूज होगा। ठीक है, इस पुश पुल में क्या होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बारी बारी से ये ऑपरेट करते हैं, हाफ साइकिल के लिए पीएनपी और हाफ साइकिल के लिए एनपीएन। तो ये जब आप बीजेटी अच्छे से पढ़ोगे ना तो उसमें ये आ जाता है, पुश पुल कंप्लीमेंट्री टाइप एम्पलीफायर। ठीक है, ठीक है, अब भी बस इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम ओवर हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो आप। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका। इक्विवेलेंट मॉडल और इंटरनल मॉडल ऑफ, ये नोट हो गया क्या? यस सर। हो गया सर। अरे नेट चला गया। अभी ठीक है ना, नेट चला गया है पूरा। जी ठीक है। हम्म। देखो इसमें कैसे इक्विवेलेंट मॉडल बनता है इसका। ये आपका क्या था, निगेटिव वाले को क्या बोलते हो आप, इन्वर्टिंग टर्मिनल। और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हो आप, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसके साथ जो इनपुट इम्पीडेंस था वो कितना था, आपने बोला था बहुत हाई रखते। जो ये इनपुट
इम्पीडेंस है ये क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, एक डिपेंडेंट सोर्स होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। इसको क्या बोलते हैं, एडी वीडी। ये डिपेंडेंट सोर्स होता है, यहाँ एक आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, और ये आपका आउटपुट होता है। ये क्या आपका जेड आउटपुट है, ये आपका क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल है। इसको सर्किट की तरह कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं। इसको सर्किट की तरह ऐसे बनाते हैं। ये आपका ऐसे करके मॉडल होता है। ये यहाँ पे जो लगाते हैं प्लस माइनस वीडी होता है। वीडी मतलब इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल का जो भी इनपुट टर्मिनल लगा रहे हो आप, ये V1 है और ये V2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VD का मतलब हो जाएगा V1 माइनस V2। ठीक है, कोई भी ज्यादा कम हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। ठीक है, ये करके आपका इक्विवेलेंट मॉडल होता है। कभी भी जब सॉल्व करना होता है ना, तो इस सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं आता है। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, गेट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन उसको अभी हमें ध्यान में नहीं रखना। हमें क्या रखना है, जेई और एई को फोकस करना है। तो जेई और एई इसी पे हो जाता है। ठीक है, तो अभी आते हैं यहाँ पे, क्या आपका इनपुट इम्पीडेंस ये क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना आइडियली, तो इसको ओपन रखते हैं। ये सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और यहाँ का जो वोल्टेज होता है, वो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे चला जाता है। ये एडी वीडी है। एडी क्या है, ओपन लूप गेन। एडी क्या है आपका, ओपन लूप गेन। वीडी क्या है आपका, दोनों टर्मिनल का डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। ठीक है, डिफरेंशियल वोल्टेज। जब ये बहुत हाई होता है, जब इसको आइडियल में सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, ये ओपन हो जाना। ये क्या हो जाना, ओपन हो जाना। ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो जो ये वीडी है, कुछ भी ड्रॉप नहीं होता है। ये वीडी कुछ नहीं ड्रॉप होगा, तो ये पूरा का पूरा वीडी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये डिपेंडेंट सोर्स होता है। तो बस इस सर्किट को सॉल्व करके हम लोग क्या कर लेते हैं, आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन को, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। बस मैं मॉडल पढ़ा रहा हूं तो उसको बता दे। ठीक है, ऐसा करके इक्विवेलेंट मॉडल बनता है आपका। ये वाला सर्किट आपको ध्यान रखना। ये वाला नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी चलेगा। सर और एक बार बोलिए तो, सर क्या बोले, जेटिन इन्फिनिटी। जेड इन क्या होता है, आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट होता है। अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कराऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। ये जेड इन क्या होता है, आइडियली इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब, कोई भी इम्पीडेंस जब इनफाइनाइट हो जाता है, उसका मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। जब कभी किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो हो जाता है, उसका वैल्यू क्या होता, उसका मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो जब आइडियली इसको सॉल्व करते हैं ना, तो जेड इन को क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। और जेड नॉट को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इसको ओपन सर्किट करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो बस इस वाले सर्किट से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें करने की नीड नहीं है। हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, इस वाले मॉडल को। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। ये भी लेकिन आप बना लेना। यहां से क्वेश्चन आता है कि आपका ओपन कैसा दिखता है। तो ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल
वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ऐसे करके ये क्वेश्चन आ जाता है। ओपेम किस टाइप का होता है? तो वीसीवीएस करके टाइप का होता है। मतलब क्या है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो आपने यहाँ डिपेंडेंट सोर्स लगाया ना, वो किस टाइप का है? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हो? ये बात थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या? ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उसमें ये सब पॉइंट आता रहेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, ओपेम ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओपेम किस टाइप का सोर्स होता है। तो ओपेम किस टाइप का सोर्स होता है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज, ठीक है। इस मॉडल से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसलिए इसको करा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है इसके डिजाइन से। ये करने के बाद से हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कुछ कुछ तो आपको ऐसे ही लर्न हो गया होगा, आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है। यहां से भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है? पहला, ओपन लूप गेन कैसा होना चाहिए। यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बारे में पूछ रहा है? आइडियल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू। पहले पहला आप देखते हैं ओपन लूप गेन। तो ओपन लूप गेन कितना होना चाहिए आइडियल केस में? इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? वेरी वेरी हाई होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस कितना होना चाहिए आइडियली? इनफाइनाइट होना चाहिए। इसमें कितना होता है? वेरी हाई होता है, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट, सॉरी, आउटपुट इम्पीडेंस आइडियल वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए? जीरो। और इसमें क्या होना चाहिए? वेरी लो, ठीक है। फिर आता है आपका CMRR। अभी इसको लास्ट में पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं, एक साथ लिखा रहेगा तो याद रहेगा। CMR, इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड, ये पूरा एक टॉपिक है, इसको पढ़ना हमें। रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। ये नॉइज वॉइस को इंटरप्ट करता है, रोकता है, ठीक है। इस ये कितना होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ क्या है? बैंडविथ, इसका कितना होना चाहिए? बैंडविथ भी इसका इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। बैंडविथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये वर्क करेगा। इसमें कितना होता है? 10⁶ हर्ट्स होता है, ये याद रखना आप। इसके बाद से एक पॉइंट होता है स्लीव रेट। ये सब हम लोग को पढ़ना है अलग से एक पॉइंट में। इसका यूनिट कई बार पूछा हुआ है,
ठीक है, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड होता है इसका यूनिट स्लीव रेट का, ये ध्यान देना आप। इसका यूनिट बताओ जरा सीएमआरआर का, सोच के बताओ आप, सीएमआरआर का कितना यूनिट होगा। यूनिट लेस होगा। ठीक है, अभी सही चल रहा है ना। जी सर। हम्म, ये जितने भी पॉइंट डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जेई का खत्म होने वाला है, अब हम लोग ए पे आने वाले हैं। जेई का यही आप 3-4 पेज बस पढ़ के भी जाओगे ना तो भी आपका क्वेश्चन 90% हो जाएगा। मतलब अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से 9 क्वेश्चन हो जाएगा। इतना नहीं आता है, 4 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है। तो आपका बेसिक से ही 3 क्वेश्चन हो जाते हैं जेई जैसे एग्जाम के। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है उसी में से हो जाता है। हो गया ना ये। जी सर। अब नेक्स्ट करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थोड़ा सा समझने वाला है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन। ठीक है, अब यहाँ तो डायरेक्टली मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसका हम लोग पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है। ठीक है, इसका इक्वेशन ही याद कर लो, वही बहुत है। ठीक है, वी डी डिवाइड। ठीक, ये करके इसका इक्वेशन आता है। ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनता किसके किसके बीच बनता है। इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन किसके किसके बीच बनता है। इनपुट और आउटपुट, सीधी सी बात है, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, किसके किसके बीच बनता है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में बनता है। तो इसमें इनपुट वोल्टेज कहाँ पे आपका है। इनपुट वोल्टेज ये वीडी है। ठीक है, डिफरेंशियल वोल्टेज जो, ये आपका इनपुट वोल्टेज है, और ये वीटी आपका थर्मल वोल्टेज है, ये बीजेटी के अंदर आता है। ठीक है, तो यहां से कैसे इसको प्लॉट करना उसको सीखते हैं। ये फार्मूला याद रखना आप, इसके डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाए। बस कैरेक्टरिस्टिक से ध्यान रखना है। सर VT क्या बोला है?
थर्मल वोल्टेज। इस पे आप क्या लोगे, इनपुट वोल्टेज। इस पे आप क्या लोगे, आउटपुट। ठीक है, अब भी देखते हैं केस वन। ठीक है, केस वन में क्या देखोगे आप, वीडी की वैल्यू जो है 4 VT से ज्यादा हो गई या इक्वल हो गई। फर्स्ट केस में क्या लिया हमने, जो वीडी वीडी की वैल्यू है वो 4 VT के इक्विवेलेंट है या उससे ज्यादा है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वल पे देख रहे हैं, यानी वीडी इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 4 VT। क्यों ऐसा ले रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इस वाले आउटपुट में रख दो आप, जो इक्वेशन है ना उसमें ये वैल्यू रख दो आप। तो क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू अल्फा ICRC e⁻⁴VT डिवाइड बाई VT माइनस 1 डिवाइड बाई e⁻⁴VT डिवाइड बाई VT प्लस 1। ये VT से VT कैंसिल, ये VT से VT कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाता है, अल्फा ICRC e⁻⁴ डिवाइड बाई e⁻⁴ प्लस 1। अब ये जो e⁻⁴ है ना, ये बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। ये डायरेक्टली e⁻⁴ से ये दोनों कैंसिल हो जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू से। ठीक है, तो क्या बच के आता है, अल्फा ICRC। अब ये तीनों क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब जब इसको आप वीडी को यहां से 4 VT के बाद से आप बढ़ाओगे ना, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, यानी 4 VT के बाद से अगर यहाँ पे अल्फा ICRC है, तो ये क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। यहां से ये सेचुरेशन को अचीव कर जाता है। ये बात क्लियर हुआ क्या। ठीक है, ये e⁻⁴ की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे कैलसी से, तो 56 57 ऐसे करके आएगा। ठीक है, 54 भी आ सकता है, देख लेना आप। 49 48 मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, 1 से बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट करके ये वैल्यू देखते हैं। ठीक है, इससे क्या हो गया, ये अपना कांस्टेंट हो गया। ठीक, अभी इसके पहले क्या होगा, जब लेस देन 4 VT होगा तो भी अभी देखेंगे क्या होगा। ये समझ में आया क्या, ये 4 VT के बाद से ये क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। वैसे तो इसका करके बना दिया जाता है। ठीक है, ये होता है इसका। अभी आवाज क्लियर है ना, ये ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे ही जब लेस देन करोगे ना, तो आप देखो क्या आता है। केस टू में देखते हैं। केस टू में देखते हैं, जब वीडी की वैल्यू लेस देन 4 VT हो, या VT ले लेते हैं। ठीक है, जब वीडी की वैल्यू लेस देन 4 VT होता है तो क्या होता है,
वी नॉट इक्वल टू अल्फा आई सी आर सी। अभी ई की पावर वाला ना वैल्यू अब चेंज करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे 3 VT लोगे, डिवाइड बाई VT लोगे, -1 लोगे आप, नीचे में आप अल्फा आई सी आर सी लोगे। सर क्या लोगे आप? e⁻³ डिवाइड बाई VT प्लस कर सकते। अब ये क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। और किस वे में चेंज होता है? लिनियरली चेंज होता है, ठीक है। जब ये कम वैल्यू होता है ना, तो डायरेक्टली आप इसको कट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं 4 लिया और 3 लिया, और 100 लिया और 101 लिया, तो देखो दोनों में कितना अप्रोक्सीमेट होगा। इसमें कितना आएगा? 3 1 जा 3, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3 समथिंग होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? 1.000 समथिंग आएगा, ठीक है। तो जितना कम वैल्यू होता है उतना लीनियर होता जाता है, जितना ज्यादा वैल्यू होता है वो उतना ही ज्यादा सेचुरेट होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके लीनियर जाता है, जब एकदम कम होता है तो लीनियर जाता है, फिर ये सेचुरेशन के साइड में ऐसे सेचुरेट होता है। तो यहां तक, ठीक है। जब वैल्यू VT होता है तो ये क्या दिखाता है? सेचुरेशन दिखाता है, यहां से यहां तक का पॉइंट। उसके बाद से सेचुरेशन मतलब लीनियर से नॉन लीनियर होना शुरू हो जाता है आफ्टर VT, और यहां जाके सेचुरेट हो जाता है। किसकी हेल्प से हो रहा है? इस आउटपुट वोल्टेज की हेल्प से, ठीक है। ये ग्राफ हो गया ऊपर का। अभी नीचे वाला कैसे बनेगा? ये वाला ग्राफ बनाते हैं नीचे का। इसको नोट कैसे करोगे आप? अभी डायरेक्टली कट नहीं सकता है, ठीक है। यहां लिख लेना इक्वल अप्रोक्सीमेट लीनियर। सर 100 को 1 से डिवाइड करेगा तो 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा? कितना हो रहा है? हाँ, 0.99 समथिंग होगा ना, सॉरी। इसको करने से 0.9 समथिंग होता है, मतलब ये 1 के अप्रोक्सीमेट होता है, ऐसा बोलते हैं हम इसको। और ये क्या होता है? 1 के अप्रोक्सीमेट नहीं होता है, ठीक है। इसकी वजह से जितना बड़ा नंबर होता है ना, ये 49 50 के बाद से अब वो सेचुरेट होने लगता है, ठीक है। तो 100 और 101, अब ऐसे भी सोचो ना, 990 का प्रोडक्ट ले रहा हो, ठीक है। तो आप उसको कितना पे करते हो? 1000 पे करते हो। वहां 1 रुपीज की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अभी आप 9 रुपीज का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, तो वहां 10 रुपीज देने से आप क्या करोगे? उससे 1 रुपीज रिसीव करना चाहोगे। तो जितना छोटा क्वांटिटी होता है वहां पे हम लोग इसको 1 को इग्नोर नहीं कर सकते। जब बड़ा क्वांटिटी आएगा, बड़ा नंबर आएगा, तो 1 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ऐसे करके आप अप्रोक्सीमेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 49 समथिंग आता है, 48 होगा, इधर में 50 होगा। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेट करके इसको 1 ले लिया जाता है, ठीक है। आएगा तो 0.98 समथिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं? उसको 1 ले लेते हैं। इसको कट करने पे क्या होगा आपका? 1 ही तो आएगा। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी और इसको हटाते हैं, इसको नेगेटिव साइड वाले को देखते हैं। सेम कंसेप्ट नीचे भी लगता है, केस 1 और केस 2, बस माइनस के साथ रखते हैं तो माइनस में आंसर आने लगता
आपको बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ याद रखना है, ये कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ग्राफ आपको देख के बताना होगा कि ये ओपेम का ग्राफ है। ठीक है, अभी नेगेटिव वाला देखते हैं, केस वन। इसमें क्या होगा, वीटी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं हम लोग। -4। तो वही सेम काम आपका क्या होगा, वी नॉट की वैल्यू। क्यों ऐसा ले रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, ये -VD है आपका, इस साइड में जाते हो तो -VD होता है। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड में इस -VD को हम लोग ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ध्यान देना आपको। क्या फार्मूला था आपका, ये तो याद हो जाना चाहिए, अल्फा ICRC e⁻VD डिवाइड बाई VT -1 डिवाइड में e⁻VD डिवाइड बाई VT +1। इसमें रखने से क्या होगा, सेम ही वैल्यू होगा। e⁻ क्या हो जाएगा, अभी -4VT डिवाइड बाई VT होगा। तो ये VT से VT कैंसिल हो जाता है, -1 डिवाइड बाई e⁻⁻4 +1। ऐसे सॉल्व करने पे इसका वैल्यू नेगेटिव में आता है, और नेगेटिव में कांस्टेंट वैल्यू आता है। जैसे ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, अल्फा ICRC हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव अल्फा ICRC इसका आता है करके, यहां से ये सेचुरेट हो जाता है। ये कौन से पॉइंट पे है, -4VT। और फिर ऐसे ही केस टू जब आप कैलकुलेट करते हो ना, जब केस टू आप कैलकुलेट करते हो, -VD की वैल्यू लेस देन -4VT हो, तो अल्फा ICRC e⁻VT डिवाइड बाई VT। तो इसका जो होता है अप्रोक्सीमेट लीनियर आने लगता है। वैल्यू रखोगे आप तो क्लियर होगा, लेकिन इस पे इतना टाइम नहीं देना अपने को। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है, अप्रोक्सीमेट लीनियर आती है। अलग अलग वैल्यू चेंज करोगे तो आपका यहाँ कभी आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा। ये वैल्यू आपका चेंज होता रहेगा ना। तो ये जो बीच का पार्ट होता है, हम लोग ये किसके लिए लिख रहे हैं, ये जो रिजल्ट लिख रहे हैं, ये इस वाले कंडीशन के लिए लिख रहे हैं, ये रिजल्ट। ठीक है, किसी एक सिंगल पॉइंट के लिए नहीं लिख रहे हैं। किसी सिंगल पॉइंट के लिए कभी यहाँ पॉइंट आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा। तो जब आप इसको मैच करते हो तो ये एज अ लीनियर शो करता है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है, जो अप्रोक्सीमेट लीनियर लिख रहा है या फिर कांस्टेंट लिख रहा है, वो किसके लिए लिख रहा है, केस वन के लिए और केस टू के लिए। तो ये ध्यान देना। ठीक है, इतना करने के बाद से ग्राफ पे आ जाओ आप। ग्राफ से दो पॉइंट हमें याद रखना है, कि किस टाइम ड्यूरेशन में हम लोग एम्पलीफायर की तरह वर्क करते हैं, और किस टाइम ड्यूरेशन में हम लोग मल्टी वाइब्रेटर की तरह वर्क कराते हैं। ये दो पॉइंट आपको ग्राफ से याद रखना। ठीक है, इतना करने के बाद से ये ज्यादा कैलकुलेशन आपको नीड नहीं है। ठीक है, नीड क्या है, जो इससे रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे जो VT है -VT, यहां से यहां तक का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है आपका, ये जो आपका ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं लीनियर रीजन।
माइनस वीटी से प्लस वीटी वाला जो एरिया है, इसको आप क्या बोलते हो? लीनियर रीजन। ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका, इसको क्या बोलते हो? लीनियर रीजन। ये जो है आपका वो क्या है? लीनियर रीजन। इसी रीजन में आप क्या करते हो? एम्पलीफायर की तरह वर्क कराते हो। इस रीजन में आप क्या करते हो? एम्पलीफायर की तरह वर्क कराते हो। मतलब ओपेम आपका इसी रीजन में काम करता है। ठीक है, लीनियर रीजन में। ये जो एरिया है आपका, ये आपका सेचुरेशन रीजन है। -4 VT के बाद से ये रीजन क्या है आपका? सेचुरेशन रीजन है। इस रीजन में क्या वर्क कराते हो आप? एज अ मल्टी वाइब्रेटर आप यूज करते हो। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर। इस रीजन में क्या यूज होता है? कौन सा एप्लीकेशन होता है? मल्टी वाइब्रेटर का एप्लीकेशन होता है। आपने कभी पढ़ा होगा मोनो स्टेबल वाइब्रेटर। ठीक है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो इसी रीजन में ये ऑपरेट करता है, सेचुरेशन रीजन में। ठीक है, नाम भी सुना होगा। ये आपके सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन नाम आप याद रखना। सेचुरेशन रीजन में क्या वर्क करता है? मल्टी वाइब्रेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर की तरह यूज होता है। और लीनियर रीजन में क्या हम लोग यूज करते हैं? ओपेम की तरह यूज करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि ओपेम किस रीजन में वर्क करता है। तो ओपेम किस रीजन में वर्क करता है? लीनियर रीजन में वर्क करता है। ठीक है, तो इस ग्राफ से बस ये 2 पॉइंट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ग्राफ कैसे बनाते हैं इसको ध्यान रखना। ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ये क्लीपर की तरह वर्क करता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? डिजाइनिंग को पढ़ना शुरू करेंगे। ओपन लूप में कैसा वर्क करता है, क्लोज लूप में कैसा ओपन वर्क करता है। अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। अभी तक कोई कैलकुलेटिव पार्ट नहीं था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? ओपन का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। अब आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि पूरा नेटवर्क अब आ जाएगा इसमें। इसमें क्या होता है? पहला ओपन लूप, ओपन कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या होता है? क्लोज लूप, ओपन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी पे आपका समर, एडर, सॉरी एडर, सब्ट्रैक्टर, ठीक है, लॉगरिथम वाला जो एम्पलीफायर होता है, वो सारी एम्पलीफायर इस पे डिजाइन होता है क्लोज लूप पे। ओपन लूप का बेसिक बेसिक है, ये आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। अभी ओपन लूप को देखते हैं। ओपन लूप मतलब कोई भी फीडबैक इसमें यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? नो फीडबैक, नो फीडबैक प्रेजेंट इन
नो फीडबैक प्रेजेंट इन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। ठीक है, डायरेक्टली आपका ओपन पूरा का पूरा ओपन रहता है। कैसा ओपन दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा। पहला वाला कर लो आप, इन्वर्टिंग मोड। इसमें पहला हेडिंग क्या है? इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग मोड, ओपन लूप ओपन। मतलब क्या है इसका? इन्वर्टिंग पे आपको सप्लाई देना है। ठीक है, तो इसका सर्किट कैसा बनेगा? अब ओपन के लिए आप ऐसे ही सर्किट बनाओगे हमेशा। यहाँ पे क्या आपका इनपुट सप्लाई लगा होता है, ये क्या होता है? ग्राउंड होता है। ये क्या है? आपका आउटपुट है। ठीक है, ऊपर में क्या लगा होता है? वीसीसी लगा होता है। यहाँ पे क्या है आपका? नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है? प्लस वीसीसी। नीचे में क्या होता है? माइनस वी डबल ई। ठीक है, ऐसे करके ये ओपन लूप का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ऐसा दिखता है आपका। हमने क्या किया है? इन्वर्टिंग मोड पे सप्लाई दिया है, इसलिए इसका हेडिंग क्या है? इन्वर्टिंग मोड ओपन लूप ओपन। अब ये सॉल्व कैसे होता है? इसकी वैल्यू गिवन होती है, कभी ए ओ एल लिखा होता है, कभी एडी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना। दोनों बात एक ही है, ओपन लूप गेन। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट डे। इसकी आउटपुट क्या होती है? ए ओ एल इंटू वी डी। कैसे होती है? गेन क्या होता है? गेन इक्वल टू होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। ठीक है, आउटपुट में आपने वोल्टेज रखा, इनपुट में कौन सा वोल्टेज रखते हो? वीडी रखते हो, दोनों का डिफरेंस। और इधर में क्या आपका ओपन लूप गेन है, तो यहां से क्या हो जाएगा? वी नॉट इक्वल टू ए ओ एल वी डी। तो यही फार्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको साइड में आप कहीं नोट कर लेना, याद रहेगा। ठीक है, अभी इस पे सॉल्व करते हैं, कितना इसका आउटपुट वोल्टेज आएगा। वी नॉट इक्वल टू क्या होगा? ए ओ एल, और वीडी के जगह पे क्या रखते हैं? वी प्लस माइनस। ठीक है, प्रेजेंट है ए ओ एल। वी प्लस पे कितना लगा हुआ है? वी प्लस पे आपका 0 वोल्ट लगा है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। वी माइनस पे आपका क्या लगा हुआ है? वी आई लगा हुआ है। नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ए ओ एल वी आई। ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया ओपन लूप का। तो डायरेक्टली आपको यहां से निकालना होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उस क्वेश्चन को भी कराते हैं। इतना पहले आप अपने आप से नोट कर लो। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है? नेगेटिव शो कर रहा है कि ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट हो गया। इट्स शो फेस शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इट्स शो 180 डिग्री शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट।
अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपका 1 मिली वोल्ट। ठीक है, ये डायरेक्टली गिवन होगा 1 मिली वोल्ट। इसकी वैल्यू कुछ गिवन होगी 10⁴ टू 10⁶, या एक ही ले लेते हैं डाटा। 10⁴ लिखा होगा। वीसीसी का वैल्यू 15 वोल्ट लिखा होगा। ये भी -15 वोल्ट लिखा होगा। तो जब यहाँ पे रखोगे आप वी नॉट की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, माइनस एओएल के जगह पे क्या रखोगे आप, 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई वी आई के जगह पे क्या रखोगे आप, 1 मिली वोल्ट। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको 10⁶ करते हैं, थोड़ा एक कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा यहाँ से। इसको 10⁶ लेने से क्या होगा, कल जो मैं एक चीज बता रहा था वो इस कंसेप्ट में यूज हो जाए। 10⁶ से अभी जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, -1000 वोल्ट आएगा। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कभी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर कितना होगा, -15 वोल्ट, जो यहाँ पे इसका नेगेटिव वाला मैक्सिमम है। ठीक है, अगर इसके अंदर आता है -15 वोल्ट वोल्टेज आता है तो वही सेम आंसर होगा। लेकिन जैसे ही आपका 15 वोल्ट से इस डीसी वोल्टेज से ज्यादा हुआ, वो क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। अभी आपने देखा था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सेचुरेट हो जाएगा। जैसे ही यहां से ज्यादा वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 वोल्ट क्या हो गया, इस डीसी वोल्टेज से ज्यादा हो गया। तो जैसे ही डीसी वोल्टेज से ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम डीसी वोल्ट शो कर रहा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यही कल कंसेप्ट में बता रहा था, ये -V सेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर इसके अंदर आ रहा है 15 वोल्ट के अंदर में इसका आंसर आ रहा है, तो क्या करोगे आप, वही सेम आंसर रखोगे। लेकिन जैसे ही उससे ज्यादा हो जाएगा आप क्या कर दोगे, जो नेगेटिव सेचुरेशन है या पॉजिटिव सेचुरेशन है उसके इक्वल हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, कभी कभी ये वोल्टेज भी चेंज कर देता है, यहाँ 15 वोल्ट रखता है, यहाँ 10 वोल्ट रखता है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने इसी में करा दिया है, कोई भी रिप्लाई करो, ये क्लियर है ना। जी सर। ठीक, तो यही सेचुरेशन का कंसेप्ट था जो मैं कल बता रहा था कि मैक्सिमम डीसी वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये जो इनपुट में लगाते हैं ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, ये एसी में होता है, ये एसी सप्लाई होता है, 1 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट, 3 मिली वोल्ट। ठीक है, और इसको क्या करना होता है, हमें एम्पलीफाई करना होता है। अभी ये 1 मिली वोल्ट कितने में चेंज हो गया, 15 वोल्ट में चेंज हो गया। बहुत बड़ी बात है, कितना टाइम चेंज हो गया, अप्रोक्सीमेट 15,000 टाइम में ये चेंज हो गया। 15,000 टाइम किसी चीज को इंक्रीज करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सर, हाँ, अगर वो -15 वोल्ट का अंदर आने से क्या क्या करना पड़ता है सर? सेम आंसर रहेगा। जैसे अभी मैंने जब 10⁴ लिया था ना, तो उसमें क्या आता आपका, 10 वोल्ट आता। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जो ओपन लूप गेन है उसके रेंज के अंदर ही वैल्यू ला रहा है तो वही आंसर। अगर ज्यादा आ रहा है तो उसका जो नेगेटिव पीक है उससे उसके इक्विवेलेंट। अब ये 10 वोल्ट कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, और ये क्या है आपका 15 वोल्ट। क्लियर हो गया क्या। जी सर। ठीक, ऐसे ही सर सेम हमें क्या करना होगा, नॉन मोड का करना होगा। सर सर एक बार ये 15,000 टाइम्स को एक बार बताए तो सर, अच्छा से सुने नहीं थे। ये जो 1 मिली वोल्ट है ना आपका, 1 मिली वोल्ट मतलब क्या, 0.0001 वोल्ट।
ठीक है। अब ये 0.1 वोल्ट ये ओप एम्प की हेल्प से क्या हो गया, 15 वोल्ट हो गया। तो ये कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 15,000 टाइम। ठीक है। जब इसमें आप 15,000 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका ये क्या होगा, 15 वोल्ट। ठीक है। तो ये ओप एम्प बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया उसके इनपुट वोल्टेज को, मतलब इसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया। क्लियर हो गया क्या? जी सर। ठीक है। अभी इसका नॉन इन्वर्टिंग मोड देखते हैं, सेम ही कंसेप्ट है। ठीक है। अब ये दोनों कंसेप्ट जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा वाला करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग मोड। ओपन लूप। अभी क्या करोगे आप, जो सप्लाई था उसी को चेंज कर देना। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, अभी यहाँ पे आपको वी आई देना, यहाँ क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना। ये आपका क्या है, वी नॉट है। इधर में क्या आपका प्लस पी सी सी है, इधर में क्या आपका माइनस पी। ठीक है। आउटपुट अभी भी क्या आएगा, ए ओ एल इंटू वी डी। वी प्लस के जगह क्या है, वी आई है, और ये क्या है, 0। बस यही ध्यान रखना। अभी ये क्या होगा, सेम फेज में आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है। इस पे भी सेम क्वेश्चन आता है, इसका ए ओ एल दिया होता है। ठीक है। वी आई गिवन होता है। सेम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अगर 1 मिली वोल्ट है, ये आपका 10 टू द पावर 4 है, यहाँ पे +15 वोल्ट है, यहाँ पे -15 वोल्ट है। ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे, ए ओ एल की वैल्यू 10 टू द पावर 4 इंटू वी आई 1 मिली वोल्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 वोल्ट। तो ये रेंज के अंदर है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। रेंज के बाहर जाता तो जो इसका +20 सैचुरेशन है, ये आंसर हो। इसका आउटपुट और इनपुट क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना। आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज आर इन सेम फेज। दोनों क्या होते हैं, सेम फेज। सेम फेज मतलब आप समझते हो ना, अगर आपको ऐसा इनपुट दिया गया है तो सेम फेज में ही आपको आउटपुट मिलेगा, बस ये एम्पलीफाई होके मिलेगा। अगर यहाँ 2 वोल्ट इसका मैक्सिमम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। अभी इसका मैक्सिमम कितना था, 1 मिली वोल्ट था ना, इसका मैक्सिमम कितना था, 1 मिली वोल्ट था। हम्म। ठीक है। इसका मैक्सिमम कितना हो गया, 10 वोल्ट।
ये एम्पलीफाई हो, ठीक है। इसी का ये आउटपुट वेव फॉर्म है। ये आपका क्या था, वी आई था, और ये आपका क्या है, वी। ऐसा कभी पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कॉमन नॉलेज के लिए रख सकते हो इसको। लास्ट इसका बचा हुआ है डिफरेंशियल मोड, ठीक है। इसको खत्म करने के बाद से ये ओवर हो जाएगा। डिफरेंशियल मोड, ये दोनों पे जब इनपुट वोल्टेज आप लगाओगे, ठीक है। ठीक है, बस 5 मिनट और। लास्ट वाला क्या है, डिफरेंशियल मोड ऑफ, डिफरेंशियल मोड ऑफ ओपन लूप ओपन। डिफरेंशियल मोड मतलब क्या है कि V प्लस पे आपको V1 दिया गया और V माइनस पे आपको क्या दिया गया, V2 दिया, ये दोनों सप्लाई दिया गया। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल है जैसे आपने पीछे किया है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इस पे आपने क्या दिया, V2, इस पे आपने क्या दिया, V1। तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या है, प्लस VCC माइनस VEE, ये आपका ए हो गया। तो जो आपको फार्मूले मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, बस वैल्यू रख देना आपको, बस इसी से आपका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट हो जाए। अब ये किस फेज में होगा वो आप पे डिपेंड करता है कि किस पे आपने ज्यादा वोल्टेज रखा है। अगर V1 ज्यादा होगा V2 से, तो ये कैसा बिहेव करेगा, नॉन इन्वर्टिंग मोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, बिहेव एज नॉन इन्वर्टिंग मोड, ठीक है। जब V1 लेस देन V2 होगा, तो ये कैसा बिहेव करेगा, बिहेव एज इन्वर्टिंग मोड, ठीक है। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि कब ये आउट ऑफ फेज में जाएगा, कब ये सेम फेज में जाएगा। तो ये आज का कंसेप्ट ओवर हो गया, ठीक है। इसमें V नॉट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो सेम फेज होगा। इसमें आउटपुट आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज है, ये तो इनपुट, ठीक है। ये आपका आज का कंसेप्ट ओवर हो गया। कोई डाउट होने से पूछ सकते हो आप। सर 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 ये हाँ, अगर हम लोग इनपुट में एसी देने से आउटपुट कैसा आएगा एम्पलीफायर में, ओपन में? इनपुट में क्या दे रहे हो आप, एसी देने से तो आउटपुट कैसा आएगा? एसी में ही आएगा।
और डीसी देने हमेशा से, ये एसी पे ही वर्क करता है। और सर डीसी देने से डीसी नहीं देते हैं, डीसी दोगे तो आपको यहाँ आउटपुट जीरो है। डीसी डीसी को देने लेवल से शिफ्टिंग आउटपुट, स्टेज क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। डीसी को ये एसी में कुछ कुछ पोर्शन में चेंज करता है, वो आपको दिखेगा, लेकिन आउटपुट हमेशा आपको एसी में ही आएगा। तो सर डीसी इनपुट अगर देने से मतलब ठीक आउटपुट है। जो जीरो हो जाएगा ना, ऐसा बोल सकते हैं सर? नहीं, कुछ एसी आता है इसके अंदर। ये ऊपर का डीसी क्या होता है, हमेशा एसी बनता रहता है ना, जो क्या करता है इसमें मिक्स होता रहता है। तो कुछ एसी का मतलब सम वैल्यू आपको दिखेगा, जीरो एकदम एग्जैक्ट जीरो नहीं दिखेगा। ठीक है। सर हम्म। सर आपने बोला था कि वीसीसी में डीसी जब इनपुट देगा तो ये एम्पलीफिकेशन का मीन्स ये मदद करते हैं ना, पर ये हाँ, वीईई हम किस लिए डालते हैं, माइनस दोनों वीईई? हेल्प करते हैं। अरे एक दोनों ही हेल्प पॉजिटिव, करते हाँ दोनों करते हैं। एक ऊपर में पॉजिटिव होगा, एक नीचे में नेगेटिव होगा ना। कोई भी वोल्टेज होता है उसका दो पार्ट होता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हैं। ठीक है। तो सर ऐसे बोल सकते हैं कि वीसीसी जो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल प्लस वीसीसी जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए मीन्स उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन माइनस वीईई जो इन्वर्टिंग हाँ, टर्मिनल को। नहीं दोनों ही करते हैं, दोनों साथ में ही करते हैं, ऐसा अलग अलग इंडिविजुअल नहीं सोच सकते आप। ठीक है, लेकिन सेचुरेशन इसका शो करेगा, जो आप बोल रहे हो ना, सेचुरेशन इसका शो करेगा नॉन इन्वर्टिंग के केस में, और हम्म। इन्वर्टिंग के केस में ये वाला सिचुएशन शो करेगा। ओके सर। ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि पूरा का पूरा डीसी एसी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ। सर हम्म। सर कल का लेक्चर को अपलोड करने बोले ना सर। हुआ नहीं अभी? नहीं हुए सर। कल तो नहीं लिया था, कल तो ऑफ था। नहीं सर, उससे पहले वाला फर्स्ट वाला। अच्छा, ठीक है, मैं बोलता हूँ आज। जी। ये इनपुट इम्पीडेंस हाई क्यों होता है, ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। जब आप देखोगे वर्चुअल कंसेप्ट एक होता है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ का वोल्टेज, वो कल का टॉपिक है, आज मत देखो आप। यहाँ का वोल्टेज हमेशा इसके इक्वल होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज लगता है यहाँ इक्वल हो जाता है, उसी हाई इनपुट इम्पीडेंस की हेल्प से ही। ठीक है। ठीक है, आज का यही एंड करते हैं। हो गया ना ये? जी सर। गुड नाइट। हम्म। ठीक है, थैंक यू।